Welcome friends to my channel Commerce E-Learning. Like, comment and subscribe. फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल कॉमर्स ई-लर्निंग में। आज हम एक ऐसा टॉपिक करने वाले हैं जो हर एक प्रबंध या मैनेजमेंट पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैनेजमेंट में जो कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए मैनेजमेंट को अच्छे से करने के लिए या प्रबंध को सही रूप से करने के लिए, जो 14 प्रबंध के प्रिंसिपल हैं जो कि दिए गए हेनरी फ्योल, जिनको हम आधुनिक प्रबंध सिद्धांत के जनक या फादर कहते हैं। और आज हर वो स्टूडेंट या पर्सन जो कि प्रबंध या मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई कोर्स कर रहा है, उसके सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम हेनरी फ्योल कौन थे, इनके बारे में, उनकी कुछ हिस्ट्री के बारे में शॉर्ट में पढ़ेंगे। और साथ में हम ये भी पढ़ेंगे कि उन्होंने कौन कौन से सिद्धांत, जो कि 14 प्रबंध के सिद्धांत जो हेनरी फ्योल ने दिए थे, वो क्या क्या है। तो जैसे कि आप इस सामने देख रहे हैं कि हेनरी फ्योल, इनकी इमेज मैंने इसमें लगाई हुई है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हेनरी फ्योल है। इनके 14 प्रिंसिपल हैं जो कि सामान्य प्रबंध के सिद्धांत के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो इनको हम डिटेल में समझेंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले हेनरी फ्योल के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लें। तो हेनरी फ्योल या उन्होंने प्रबंध के 14 सिद्धांतों का सुझाव दिया। ये कहें कि उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स बताए। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं कि यहाँ मैंने 14 प्रिंसिपल्स के नाम लिखे हुए हैं। इनको हम एक एक करके डिटेल में विस्तार से समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 14 सिद्धांत में सबसे पहला सिद्धांत कार्य का विभाजन। फिर पढ़ता हूं मैं। कार्य का विभाजन, डिवीजन ऑफ वर्क, इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। इसका अर्थ है कि कार्यों को उपकार्यों में विभाजित करना और इन उपकार्यों को एक ऐसे व्यक्ति को सौंपना जो कि इसके लिए सबसे उपयुक्त हो। ये सिद्धांत प्रबंधकीय और गैर प्रबंधकीय दोनों स्थितियों पर लागू होता है और इसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति और पूरे संगठन की दक्षता में सुधार होता है। तो इस सिद्धांत में उन्होंने कहा कि जो भी कार्य करना है, जो भी काम है, उसको कई सारे उप कार्यों में बांट देना चाहिए। मतलब एक जो काम है पूरा, उसको कई सारे पार्ट, उसके कई सारे विभाजन कर देना चाहिए। उनका कई सारे काम, एक काम को कई भागों में बांट देना चाहिए। और इन उपकार्यों को, जो ये हिस्से किए हैं उस काम के, उसको एक ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जो उस काम को करने में सबसे सही हो, उपयुक्त हो, कुशल हो, अनुभवी हो, उस कार्य को सबसे अच्छे से कर सके। ये सिद्धांत प्रबंधकीय और गैर प्रबंधकीय, या सिद्धांत प्रबंधकीय मतलब होता है जो प्रबंध करते हैं, कि प्रबंधकीय कर्मचारी या मैनेजर जो कि काम लेते हैं, कुछ कार्य नहीं करते, उनको हम प्रबंधकीय कर्मचारी कहते हैं या प्रबंधकीय लोग कहते हैं, मैनेजर्स कहते हैं। गैर प्रबंधकीय मतलब जो प्रबंध नहीं करते, जो हमारे कर्मचारी होते हैं, जो कार्य खुद करते हैं, उनको गैर प्रबंधकीय स्तर पर रखा जाता है। दोनों स्थिति मतलब दोनों ही जगहों पर ये नियम लागू होता है। चाहे हम प्रबंधकीय कार्य कर रहे हो, मीन्स एज ए मैनेजर कार्य कर रहे हो, काम करा रहे हो लोगों से अच्छे ढंग से, या काम किया जा रहा हो, वहां पर इस नियम को या इस सिद्धांत को लागू किया जाना चाहिए। इससे क्या होगा, इसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति और पूरे संगठन की दक्षता में सुधार होगा। तो हर एक व्यक्ति का कार्य जब कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और एक व्यक्ति एक कार्य करेगा, तो उसमें दक्ष मतलब स्पेशलिस्ट हो जाएगा, उस काम को अच्छे ढंग से कर पाएगा। इससे सारे संगठन मतलब जो भी लोग कार्य कर रहे हैं मिलकर, उन सबके ही कार्य में सुधार होगा। तो आप समझ गए होंगे कि उनका कहना था कि कोई भी एक काम जो है एक व्यक्ति यदि करता है, वो काम ज्यादा अकेला उस कार्य को नहीं कर पाएगा। वे उस कार्य को कई सारे उपकार्यों में बांट दें और उपकार्यों को भी अलग अलग लोगों को, ऐसे लोगों की जो कि उसको सबसे अच्छे से कर सके, उसको हम क्या कर सके दे दें ताकि उसको अच्छे से करे
इससे चाहे वो प्रबंधकीय कार्य कर रहा हो, मतलब एज ए मैनेजर कार्य कर रहा हो, उसका भी उस स्थिति में भी परिणाम बेहतर होंगे। पर अगर गैर प्रबंधकीय कार्य कर रहा है, वो कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहा है, वहां पर भी उसके काम में दक्षता मतलब एफिशिएंसी बढ़ेगी उसकी, और संगठन भी बेहतर कार्य करेगा। तो ये था पहला प्रबंधन का सिद्धांत, जो आप भी समझते हैं, मैं भी मानता हूँ कि बहुत जरूरी है कार्य को बांट देना। सेकंड, अधिकार और उत्तरदायित्व की समानता। अधिकार मतलब जब कोई व्यक्ति को कार्य दिया जाता है तो उसके अधिकार भी सौंपे जाते हैं, कुछ अधिकार होते हैं उसके पास। तो अधिकार प्राप्त होता है, यदि किसी चीज का हमें कार्य का अधिकार राइट मिलता है, तो उसके साथ साथ हमें उत्तरदायित्व भी मिलने चाहिए या मिलते हैं, मतलब जवाबदारी जिम्मेदारी भी प्राप्त होती है। तो उसमें समानता होनी चाहिए। अब समानता का मतलब क्या, हम समझ लेते हैं। अधिकार जितने मिले उतने उत्तरदायित्व भी मिलने चाहिए, और उत्तरदायित्व है तो उसके लिए उसके पास उतने अधिकार होने चाहिए कि अपने कार्य को अच्छे से कर सके। डिटेल में समझते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी अधीनस्थ को जिम्मेदारी दी जाती है तो पर्याप्त अधिकार भी दिए जाने चाहिए। यदि हम किसी अधीनस्थ मतलब हमारे अंडर में जो काम कर रहा है, एक बड़ा मैनेजर एक छोटा मैनेजर है, एक मैनेजर है और एक कर्मचारी है जो किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, यदि हम उसको कोई काम दे रहे हैं, काम सौंप रहे हैं प्रबंध में, तो हमें ये श्योर करना चाहिए कि उसे अधिकार भी दिए जाए। यदि अधिकार नहीं दिए जाते हैं तो व्यक्ति उस काम को अच्छे से नहीं कर पाएगा। ये अधीनस्थ को अपने कर्तव्य पालन करने में सक्षम करेगा। तो उससे जो कि जूनियर है, जो कार्य कर रहा है, जिसे कार्य दिया है, तो वो उस काम को अच्छे से कर पाएगा और उसे करने में सरलता होगी। यदि अधिकार कम है तो अधीनस्थ तो अपने कर्तव्यों के तरह से नहीं कर पाएगा। यदि उसे अत्यधिक अधिकार दिया गया हो तो वह अपने अधिकार का दुरुपयोग कर सकता है। तो यहाँ समानता रखी जाए, मतलब बहुत ज्यादा अधिकार भी ना दे दिए जाए और बहुत कम भी ना हो। तो ये ध्यान रखा जाए कि जितने कार्य दिए उतने अधिकार भी मिलने चाहिए, क्योंकि अधिकार कम होने की वजह से वो उसे हर कार्य करने से पहले 10 बार अपने जो उसके ऊपर कार्य कर रहे हैं उनके बॉस या मैनेजर, उससे बार बार पूछना होगा, या उसके ऊपर जो देखने वाले ऊपरी कर्मचारी हैं या मालिक हैं या प्रबंधक हैं, जो मैनेजर है, उनसे बार बार पूछेगा तो वो कार्य अच्छे से नहीं कर पाएगा, उसे एक आत्मविश्वास पैदा नहीं होगा। और यदि ज्यादा दिए जाए तो हो सकता है कि वो ज्यादा अधिकार दिए जाने से वो उसका दुरुपयोग करने लगे और कार्य को उस तरह से ना करे जिस तरह से किया जाना है। यदि उसको लगता है कि मुझे जवाबदारी किसी को देनी ही नहीं है, पूरा अधिकार तो मेरे पास ही है, तो आप भी समझते हैं कि वो कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग करेगा और वो स्वयं हर कार्य को करने के बाद उसकी जवाबदारी नहीं लेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम समझ गए होंगे कि अधिकार उत्तरदायित्व की समानता होनी चाहिए, न कम अधिकार के साथ उत्तरदायित्व कम हो, न अधिकार ज्यादा हो। चलिए नाउ एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक या सिद्धांत, अनुशासन। आप भी समझते हैं अनुशासन डिसिप्लिन। यदि डिसिप्लिन नहीं होगा किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो कभी भी कोई भी काम सही से नहीं हो पाता। बिना अनुशासन के हर काम या कोई भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, औपचारिक संगठन में कार्य कर पाना संभव नहीं होता है। और हम सभी समझते हैं जीवन में अनुशासन आवश्यक है। सो इनको हम समझते हैं। अनुशासन का अर्थ है नियमों और निर्देशों, आदेश निर्देशों का पालन। अनुशासन का मतलब होता है जो नियम बनाए गए हैं, जो आदेश दिए गए हैं उच्च अधिकारी द्वारा, या संगठन में जो नियम बनाए गए हैं, जो आदेश दिए गए, निर्देश दिए गए, उनका पालन करना। तो जैसा बताया गया है उसको पालन करना जरूरी है, नियमों का पालन करना। प्योल के अनुसार संगठन के सुचारू संचालन के लिए अनुशासन आवश्यक है। तो प्योल कहते हैं कि किसी भी संगठन मतलब जब कई सारे लोग मिलकर कार्य कर रहे हैं तो उसको सही से चलाना जरूरी है, या संगठन को सही से चलने के लिए अनुशासन बहुत आवश्यक है। यदि अनुशासन नहीं है, यदि नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है, तो संगठन कभी भी अच्छे से कार्य नहीं करेगा, सफलतापूर्वक काम नहीं कर पाएगा। संगठन में अनुशासन बनाए रखना नेतृत्व की
अच्छा सुन, नीचे मैं पढ़ रहा हूँ, आप इसको समझे। संगठन में अनुशासन बनाए रखना नेतृत्व की गुणवत्ता, स्पष्टता और निष्पक्ष शर्तों या समझौतों व सही भावना से किए गए कार्यों पर बिना किसी पक्षपात के निर्भर करता है। यह बहुत लंबा सेंटेंस है। तो यहाँ इनका मतलब है कि अनुशासन बनाए रखना किस तरह संभव है यदि हमारे नेतृत्व मतलब लीडरशिप, जो बॉस है या आपका उच्च अधिकारी है जो आपके ऊपर कार्य कर रहा है, उसके कार्य करने की गुणवत्ता होनी चाहिए, मतलब गुण होने चाहिए अपने। स्पष्टवादिता होना चाहिए कि हर चीज को वो अच्छे से समझा सके, स्पष्ट बता सके। निष्पक्ष हो, किसी का पक्ष ना ले, भाई बंधुवाद या अपना अच्छा कौन है बुरा कौन, निष्पक्ष चुनाव करे। समझौते ना करे, भावना सही हो, कार्य करने की भावना सही हो, तभी क्या हो पाएगा अनुशासन। वो जो प्रबंधक है या नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है वो अनुशासन रख पाएगा किसी भी संगठन में। तो हमने इसमें समझा कि अनुशासन का पालन करना बहुत आवश्यक है। व्याल साहब भी यही कहते हैं। और ये संचालन तभी कर पाएंगे हम संगठन का जबकि अनुशासन होगा, उसके लिए बहुत आवश्यक है। और एक अच्छा अनुशासन रखने के लिए जो भी नेता है या सॉरी नेतृत्व कर रहा है मतलब बॉस है, उसमें इतने गुण होने चाहिए, वो स्पष्ट होना चाहिए कि स्पष्ट बता सके हर चीज को, निष्पक्ष हो, समझौता ना करे, वो जहाँ लगता है कुछ चीजों को समझौता करना है तो कर भी सकता है, सही भावना हो उसी कार्य के प्रति और पक्षपात ना करे, तभी वो अनुशासन रख पाता है। तो ये उन्होंने उसको समझाया। तो अनुशासन होना जरूरी है और अनुशासन को बनाए रखने के लिए ये सब गुण भी होने चाहिए किसमें, प्रबंधक में। अब आगे बढ़ेंगे हम चौथे के लिए। चौथा सिद्धांत, चौथा सिद्धांत आदेश की एकता। मतलब आदेश यदि दिया जाए किसी उच्च अधिकारी के द्वारा, वो एक ही होना चाहिए। विस्तार से समझते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार एक अधीनस्थ को केवल एक वरिष्ठ से ही आदेश प्राप्त करना चाहिए और उसी वरिष्ठ के प्रति जवाबदेह होना चाहिए जिससे उसे आदेश मिला हो। इस सिद्धांत के अनुसार व्याल साहब ये कहते हैं कि जब भी किसी अधीनस्थ मतलब जो कार्य कर रहा है, कर्मचारी जो निचले स्तर पे कार्य कर रहा है, उसको यदि आदेश दिया जा रहा हो, वरिष्ठ मतलब उच्च अधिकारी के द्वारा, अपर लेवल मैनेजर के द्वारा या बॉस के द्वारा, तो उसे एक ही व्यक्ति होना चाहिए बॉस जो उसे बता रहा हो और उसी उच्च अधिकारी या वरिष्ठ अधिकारी के प्रति उसकी जवाबदेही होनी चाहिए जिससे कि उसे कोई आदेश मिला हो। इसका मतलब है कि यदि मेरा बॉस है तो वो अकेला ही मुझे बताए, 10 यदि मेरे 10 बॉस होंगे या 10 लोग मुझे कोई चीज बताते हैं, आदेश देते, तो मुझे कंफ्यूजन होगा कि मैं किसकी बात मानूं किसकी बात ना मानूं। और यहाँ एक आ गया जवाबदेही उसी के प्रति होना चाहिए कि तो उसे पता होना चाहिए यदि मुझे कल को मैं कोई गलती करता हूँ तो किसके प्रति मैं जवाबदेही होगी, तो मैं मुझे पता होगा क्लियर कि किसने आदेश दिया, किसकी बात मानना है और कौन मुझे इसके लिए डांट सकता है, पनिशमेंट मुझे मिल सकती है। तो मैं उसके हिसाब से कार्य करूंगा, उससे मुझे कार्य करने में कंफ्यूजन नहीं होगा। दो शब्दों में प्रत्येक कर्मचारी केवल एक ही बॉस होना चाहिए, मतलब एक व्यक्ति का एक ही बॉस होना चाहिए। एक से ज्यादा बॉस होने पर वो किसकी बात माने किसकी नहीं, इस बात में हमेशा परेशान रहेगा और कार्य अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट सिद्धांत है। आगे बढ़ते हैं हम पांचवे की तरफ, दिशा निर्देश की एकता। निर्देश और दिशा बताना मतलब किस काम के प्रति कौन सा काम है जो हमें करना है और उसके लिए हमारे पास दिशा निर्देश क्या है, किस दिशा में चलना है, अल्टीमेट टारगेट हमारा क्या है और उसको हमें किस तरह से अचीव करना है, ये बताने वाला भी एक ही होना चाहिए। इसका मतलब है कि एक ही उद्देश्य वाली गतिविधि के प्रत्येक समूह में एक वरिष्ठ अधिकारी की योजना होनी चाहिए। मतलब यदि कोई एक कार्य है, उसका जो एक उद्देश्य है, किसी भी काम करने के पीछे एक उद्देश्य है,
जो समूह पूरा मिलके, समूह एक ग्रुप एक्टिविटी है, ग्रुप मिलके वो कार्य कर रहा है, तो उसको बताने वाला, उसका उद्देश्य तय करने वाले और उसकी योजना मतलब प्लानिंग भी किसके द्वारा बताई जानी चाहिए? उस एक ही अधिकारी के द्वारा कि ये कार्य करना है, उसको करने की ये योजना है, इस पर रहकर इस योजना का पालन करके उस प्लानिंग का अपना कर ही उद्देश्य को हमें प्राप्त करना है। कि जहाँ पर कई लोग कार्य करते हैं तो कई बार योजना सही नहीं बताने पर या उद्देश्य सही नहीं पता होने के हमें किस तरफ जाना है और कैसे जाना है, तो हमेशा कर्मचारियों को भ्रांति या कंफ्यूजन बना रहता है। तो इसके लिए जरूरी है कि उसे क्लियर एक ही बॉस के द्वारा बताया जाए, जिससे कि वो समझ सके कि मुझे किस तरह से कार्य करना है। जैसे कि मान लें कि सेल्स डिपार्टमेंट या विक्रय विभाग है, विक्रय विभाग में इस बार ये उद्देश्य टारगेट डिसाइड हुआ है कि हमें करीब 1 लाख यूनिट किसी चीज की प्रोड्यूस करके देनी है। अब वो देनी है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, 1 लाख उद्देश्य हो गया। अब उसको कैसे अचीव करना है, उसकी योजना प्लानिंग है, तो योजना एक ही व्यक्ति के द्वारा बताई जानी चाहिए ताकि वो उसको अच्छे से समझ सके। पूरे ग्रुप संगठन को एक ही जो ग्रुप मिलकर उस कार्य कर रहा है, जितने उत्पादन विभाग में जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं कर्मचारी, वो सब एक ही बॉस वरिष्ठ अधिकारी से योजना भी समझे और उद्देश्य भी जाने। दो शब्दों में किसी कार्य इकाई या समूह की सभी गतिविधियों को उसके सामान्य उद्देश्य को निर्देशित किया जाना चाहिए। जैसे इकाई है, समूह में कार्य कर रहा है, ये इकाई है। जैसे मैंने बताया एक डिपार्टमेंट में कार्य हो रहा है, उत्पादन विभाग अलग हो सकता है, विक्रय विभाग अलग हो सकता है। तो जिस भी विभाग में कार्य किया जा रहा है वो एक ग्रुप मिलकर कार्य कर रहा है, तो उनकी क्या काम करना है, उनका सामान्य उद्देश्य क्या है, सबको मिलकर किस उद्देश्य तक पहुंचना, उसके बारे में निर्देश किया जाना चाहिए। इससे बेहतर समन्वय मतलब आपसी तालमेल बनेगा और उद्यम के प्रभावी प्रबंधन में मदद मिलेगी। इससे क्या, उद्यम मतलब व्यवसाय के अच्छा प्रभावी प्रबंध करने में हमारे लिए आसान हो, क्योंकि हम सबको पता है कि क्या काम करना है और कैसे करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा, सामान्य हित के लिए व्यक्ति हित की अधीनता। सामान्य हित के लिए व्यक्ति हित की अधीनता, या ऐसा कहें कि जो व्यवसाय का सामान्य हित है, जिसे हम कॉमन गोल बोलते हैं, जो कि सभी को जिस तक पहुंचना है, उसको ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए। और व्यक्तिगत हित मतलब अपने खुद के हित को कम प्राथमिकता दिया जाना चाहिए। व्यक्ति के हित को कम प्राथमिकता, सामान्य व्यवसाय के हित को या गोल को प्राथमिकता ज्यादा दिया जाना चाहिए। इसको डिटेल में समझते हैं। किसी भी निर्णय पर पहुंचते समय व्यक्तिगत हित पर सामान्य हित की वरीयता दी जानी चाहिए। मतलब कभी भी किसी एक व्यक्ति की भलाई पर का ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए ज्यादा। सामान्य हित मतलब जो व्यवसाय का जो बड़ा हित है या मेन उद्देश्य है, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। व्यक्तियों के व्यक्तित्व को बढ़ावा देने के लिए संगठन के लक्ष्य का त्याग नहीं किया जाना चाहिए। मतलब कभी भी हमें किसी विशेष पर्सन की भलाई का सोचते हुए, उसके हित का सोचते हुए, अपने जो मेन उद्देश्य है व्यवसाय का, उसको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। तो जैसे कि मान लें कि हर व्यवसाय का उद्देश्य होता है कि वो ज्यादा अधिक से अधिक लाभ कमाए, या जो भी वो कार्य कर रहा है सबसे बेहतर ढंग से करे। मैं बता दूं, ज्यादातर सामान्यतः किसी व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि कम कीमत में, कम लागत में अधिक से अधिक माल बनाना, अच्छी किस्म का माल बनाना, अच्छे से अच्छी फिर से बोल देता हूँ मैं, कम लागत में अच्छा माल और ज्यादा माल, लेस कॉस्ट पर मोर प्रोडक्शन इन गुड क्वालिटी। अच्छी कीमत पे, सॉरी, कम लागत पर ज्यादा माल बनाना और अच्छा माल बनाना। लागत कम होगी तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, किस्म अच्छी होगी तो भी प्रॉफिट ज्यादा होगा, और ज्यादा माल बनेगा तो भी। तो यदि प्रोडक्शन की बात करें, ऐसे यदि हम कोई सर्विसेज दे रहे हैं तो वहां भी ये चीज लागू होती है कि अच्छी सर्विसेज दी जाए, उस पर खर्चा कम आए और ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज दी जाए। तो
ये उद्देश्य होता है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो जहाँ यदि ऐसा हो रहा हो कि हमें किसी एक व्यक्ति के हितों को छोड़ना पड़ रहा हो, उसे हम छोड़ दें। हम ध्यान रखें कि हमें आखिरकार व्यवसाय का लाभ किसमें निहित है। व्यवसाय बढ़ेगा तो ही कर्मचारी का लाभ बढ़ेगा या वेतन बढ़ेगा, सबका हित होगा। तो आप समझ गए, मुझे उम्मीद है। आखिरी पॉइंट जो 7वां है, इसको हम कर्मचारियों को पारिश्रमिक, मतलब जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनको वेतन या मजदूरी जो भी दी जाती है, जो भी दी जाती है, उसके बारे में पॉइंट है। इसमें के बारे में क्या सिद्धांत है, फिर और सब क्या कहते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। किसी संगठन में पारिश्रमिक और भुगतान के तरीके निष्पक्ष होने चाहिए। हम सभी समझते हैं कि कोई भी कर्मचारी कार्य इसलिए करता है कि उसे वेतन मिल सके, मजदूरी मिल सके, आय अर्जित हो सके। तो जब भी पारिश्रमिक की बात है या पैसे की बात है, आय की बात है, तो वो जो भुगतान का तरीका निष्पक्ष हो, इसमें कोई पक्षपात ना हो। इसे संगठन के लिए उच्च उत्पादकता और कर्मियों को अधिक संतुष्टि लाना चाहिए। इससे क्या करना चाहिए, इससे क्या होता है कि जो उत्पादकता है, कर्मचारी की उत्पादकता, कार्य करने की क्षमता बढ़ती है और संतुष्टि भी मिलती है। क्योंकि जब पैसा अच्छा मिलता है तो कार्य भी अच्छा करता है, कर्मचारी संतुष्ट रहता है और लंबे समय तक कार्य करता है व्यवसाय में। तो यहाँ पर पक्षपात की बात है कि जो जितना काम करे उसको इतना पैसा मिलना चाहिए। यदि वो कुछ अच्छे मुश्किल कार्य करता है, स्किल्ड काम करता है, तो उसके कार्य के अनुसार ही उसको पैसा दिया जाना चाहिए। ज़्यादा कार्य कर रहा है, ज़्यादा पैसा। और यदि कोई कर्मचारी उतना अच्छा कार्य नहीं कर रहा है तो उसे कम दिया जा सकता है। लेकिन यदि वो अच्छा काम करता है, अधिक कार्य करता है, तो निष्पक्ष रूप से उसके कार्य को देखकर पैसा दिया जाना चाहिए, ना कि उसके बाकी चीज़ों को देखकर। तो आप समझ गए होंगे। आगे लास्ट जो एक आपका है 8वां। तो हम आज इतने ही जो 7, मुझे लगता है कि एक दिन में इतने ही काफ़ी है। ज़्यादा पढ़ लेने पे शायद हम समझ ना पाएँ इसको। तो हम आज इतने ही सिद्धांत पढ़ते हैं। तो आशा है कि आपको ये 7 सिद्धांत समझ में आए होंगे। आने वाले बाकी जो 7 सिद्धांत बचे हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो यदि आपको अच्छे लगा हो वीडियो और आपको समझ में आए हों ये सिद्धांत, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और कमेंट करना ना भूलें, ताकि मैं आने वाला वीडियो जो बनाऊँ उसमें मुझे अच्छा लगे कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा था और उससे और भी अच्छे आप सभी को आने वाले वीडियोस भी अच्छे से अच्छे वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।